अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। हमारी अल्लाह करे ये जो सुबह है ये बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव गुजरे, क्योंकि पॉजिटिव रहेंगे तो सारा दिन बड़ा अच्छा ज़बरदस्त गुजरेगा। और हमारी अगर लाइफ में देखा जाए तो दो ही अवामिल हैं, एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव चीज़ों का हमें तब पता चलता है जब अपने आसपास नेगेटिविटी को देखना शुरू करते हैं कि अच्छा यार ये वो चीज़ें हैं जो कि अच्छी नहीं हैं, ये वो चीज़ें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। और हम अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी से बहुत ज़्यादा बोर भी हो जाएं अगर हमारे आसपास हम नेगेटिविटी ना देखें। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम ड्रामास में देखें कि अगर सब चंगा भला हो रहा है तो आप कहेंगे यार ड्रामास में तो कोई ट्विस्ट ही नहीं आ रहा। फिल्म्स में भी आप देख लें, आप कहेंगे यार कोई आ ही नहीं रहा, कोई प्लॉट ही नहीं है इसका, मतलब सब ऐसा तो नहीं होता कि ज़िंदगी इतनी अच्छी चली जाए। आप ख़बरें देख लें तो ख़बरों में आप कितनी पॉजिटिव चीज़ें देखते होंगे और नेगेटिव चीज़ें आप कितनी ज़्यादा सुनते हैं, फिर उनका इम्पैक्ट हम पे कितना होता है। आज तो हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं हमारे उन ज़बरदस्त आर्टिस्ट से जो कि ड्रामास में नेगेटिव किरदार अदा करते हैं। और आपको पता है जो नेगेटिव किरदार अदा करने वाले आर्टिस्ट हैं, एक तो हमेशा ये देखा जाता है कि वो कितना ज़बरदस्त एक्टर है, क्योंकि उसको कभी कभी ज़्यादा जान मारनी पड़ती है इसलिए ताकि वो लोग जो कि पॉजिटिव किरदार अदा कर रहे हैं उनकी मासूमियत जो है ना और उनकी पॉजिटिविटी वो भी फिर लोगों को नज़र आना शुरू हो जाए। हीरो आपको कभी हीरो नहीं लगेगा अनलेस और अनटिल देयर इज अ विलन इन द फिल्म और अ ड्रामा और स्क्रिप्ट, वरना आप कहेंगे यार ये तो जस्ट अ रैंडम गाय। लेकिन उस रैंडम गाय को आके जो ख़ास बनाता है, बताता है कि जी ये हीरो कौन है, वो आता है जी उसमें जब हम किसी विलन को देखते हैं, किसी नेगेटिव कैरेक्टर को देखते हैं, किसी वैम्प को देखते हैं, तो ओनली देन हमें एहसास होता है कि हाँ भाई ये जो शख्स है ये हीरो है या ये हीरोइन है या ये अच्छा बंदा है। हमारी इंडस्ट्री में आजकल जो बड़े ज़बरदस्त ड्रामास जो आप देख रहे हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, उनमें जो नेगेटिव किरदार अदा करते हैं लोग, हम ज़रा उनसे भी पूछेंगे कि भाई क्योंकि आप एक स्क्रिप्ट में इतना डूब जाते हैं उसका अपना इम्पैक्ट कितना होता है आपकी लाइफ पे। पारस मसरूर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ साद फरीदी है, अस्सलाम वालेकुम साद। और हमारे साथ सना अस्करी भी है, अस्सलाम वालेकुम सना एंड वेलकम टू सुबह का समा। थैंक यू। सबसे पहले तो वैसे मैं ये जानना चाहूँगी कि आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में ये अपनी एक्टिंग के करियर का आगाज़ कैसे किया था? एक्टिंग का आगाज़ तो होश संभालते ही हो गया था, क्योंकि हर इंसान अदाकार है और जब से इंसान अपने शऊरी कैफियत में आता है और होश संभालता है तो मैं समझता हूँ कि वो, और नहीं भी आता तो बचपन से ही बच्चा जब उसको भूख लग रही होती है तो वो रो के नखरे करके और मैनिपुलेशन करता है और किसी न किसी तरह अपनी बात मनवाता है। हाँ, माँ भी वैसे बच्चे को तभी करती है जब बच्चा रोना शुरू करता है। हाँ, मतलब ये जो फ़न है ये पैदाइशी मैं समझता हूँ हर इंसान के अंदर है और हम उन लोगों में से हैं जिन्होंने इस काम को सीरियसली ले लिया है। और ये है कि अदाकारी का आगाज़ मेरा शुरू हुआ था नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट से प्रॉपर 2005 में इनरोल हुआ था मैं और 2007 में पास आउट हुए और तब से अब तक जो है वो थिएटर से भी वाबस्ता है, फिल्म भी कर रहे हैं, टेलीविज़न भी कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं। और बाकी कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनमें पारस लकी वन ऑफ देम कि हमें पता होता है कि अच्छा ये बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आएगा। जो संगे मरमर में स्पेसिफिकली द वे यू परफॉर्म्ड, ओ माय गॉड, मतलब वो क्या ड्रामा था और किस तरीके से वो ड्रामा बनाया गया था। अच्छा साथ, क्योंकि मेरे साथ आज जो तीनों माशा से जो एक्टर्स हैं, आई हैव मेरे लिए ना ज़रा रिस्पेक्ट का ज़रा बिल्कुल एक डिफरेंट लेवल पे रखती हूँ उन लोगों को जो कि थिएटर से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज जो थिएटर का जो एक्टर होता है ना वो रिएक्शन वगैरह को देख के एक्ट कर रहा होता है। मतलब मैं अगर कहीं एक्ट कर रही हूँ, मुझे पता चले जी सामने मुझे सही अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो मेरी तो एक्टिंग वहीं ठुस हो जाएगी, लेकिन ये लोग इनकी एजुकेशन ही वहीं से होती है। साथ आपका कैसे स्टार्ट हुआ था? जी मैं आया था 2014 में नैपा में और मेरा कोई वैसे अदाकारी का कोई इरादा नहीं था उससे पहले। इसका क्रेडिट जाता है मेरी बेगम को, उनको होस्टिंग करनी थी तो उनको किसी ने कहा कि नैपा एक जगह है जहाँ पे जो है वो अदाकारी वगैरह सिखाई जाती है। तो मैं चूँकि वी वर फ्रेंड्स तो मैं उनके साथ चला गया था नैपा। वहाँ फिर उन्होंने कहा भाई आप क्यों इसमें आना चाह रहे हैं, तो आई हैड नो क्लू। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे होस्टिंग का है तो मैं चाह रही हूँ कि मैं एकेडमी में आऊँ। तो जो मैनेजमेंट में थे उन्होंने कहा आप एक काम करें, आप शाम में आएँ, एक प्ले हो रहा है और वो प्ले आके आप देखें।
तो थर्ड ईयर फाइनल परफॉर्मेंस हो रही थी वहाँ इंद्रजीत। वो जब मैंने शाम में वैसी आके देखा थिएटर, तो वहाँ से मेरा परसेप्शन बिल्कुल बदल गया। मैंने कहा भाई ये कौन सी अदाकारी हो रही है इतनी रियल, और आप उसी वक्त उसको फील कर रहे हैं। वहाँ से मेरा फिर इंटरेस्ट जगा, और उसके बाद फिर मैंने ऑडिशन दिया और मेरी सिलेक्शन हुई। और फिर बस यानी आपकी बेगम है जो आपको इसमें लेकर जी, जी, हाँ, बिल्कुल। साथी तौर पर इरादा बिल्कुल भी नहीं था, तो बेगम को सपोर्ट करने पहुंचे थे। बेगम आपकी एंकर बनी? नहीं, वो एक्ट्रेस बन गई। वो बेगम बन गई। वो जो एक्ट्रेस बन गई, लेकिन जो है ये इनका जबरदस्त जवाब आ गया। तो उन्होंने फिर आपसे थिएटर किया या नहीं? जी, मतलब हम एक ही बैच में थे, और उसके बाद फिर मेरा शौक़ ज़ाहिर है, जब मुझे पहला प्ले वहाँ से मिला, हमारे सुनील शंकर थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया था पहला ट्राइमेस्टर, वहाँ से फिर मुझे जब कैरेक्टर दिया गया कि भाई आप इस पे काम करें, और फिर जितनी वो बारीकियाँ नुआंसेस होते हैं कि भाई यहाँ से क्या है, इसकी कैरेक्टर की क्या नेचर है, कौन सी सिचुएशन में है, वो सारी चीज़ें, तो वहाँ से फिर मुझे इंटरेस्ट उसमें आता गया। फिर ज़िया मुइनुद्दीन साहब से डिक्शन पढ़ी, और बड़े बड़े दिग्गज उनको देखा, इंस्पायर हुए, थिएटर परफॉर्म किया, पहली दफ़ा स्टेज पे गए, वो उसका एक फिर अलग ज़ाहिर है, उसका एक अलग एक्सपीरियंस है। वहाँ से फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे यही काम करना है। तो बस तब से अब तक लगे हुए। तब से लगे। और सना, आपने भी थिएटर से शुरुआत की थी? अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप मैं भी थिएटर कैसे हासाती पहुंची थी? एक्ट्रेस हूँ। मैं गई थी, ये अपनी बीवी के पीछे गए थे, मैं अपने मियाँ के पीछे गई थी। मिनाज भाई। मैं मिनाज के पीछे गई थी। मैंने कहा चिलिंग होगी यार, वहाँ बैठेंगे, चिलिंग करेंगे, और बस ये हादसा हो गया। मतलब मुझे तो ये भी नहीं पता थी एक्टिंग की, मुझे स्क्रिप्ट ही पढ़नी आती थी। तो माशाल्लाह बड़ी बेइज्जती हुई है ज़िया साहब से। ऐसे गीले गीले जूते पढ़ते थे, मीठे मीठे जूते उर्दू पे के, बट आई मीन मुझ जैसे इंसान को अगर कोई एक्टर बना सकता है, वो नापे बना सकता है, और कोई नहीं बना सकता जिसको स्क्रिप्ट नहीं पढ़नी आती हो। तो ये जो इतनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग है सना, वो आपकी नापा की जो है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे थिएटर के जितने भी मैंने एक्टर्स देखे हैं, उनके पास ना ज़रा गुंजाइश कम होती है उर्दू में गलती करने की। कर ही नहीं सकते, जुर्म है। इट्स अ क्राइम। तो ये मुझे बताइए, उर्दू आपकी थिएटर ज्वाइन करने से पहले अच्छी थी? ये जो स्ट्रेसेस एंड पॉजेज आते हैं, इनकी आपको तो पता है थी, कि ये झूठ कहाँ पे बोलेंगे आपने अगर कहाँ नहीं पे थी। रुकना है, कहाँ पे कितना स्ट्रेस देना है, या थिएटर ने सिखाया? असल में पढ़ने का जो बाकायदा शौक पैदा हुआ ना, वो नापा ज्वाइन करने के बाद हुआ, जब हमने ड्रामा पढ़ना शुरू किया। और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है। वो जब ज़िया साहब की क्लास में गए तो अच्छों को पता चल जाता है कि उनकी उर्दू ठीक नहीं है। तो बस वो मौका मिला वहाँ पे, ज़िया साहब ने हमारा तलफ़्फ़ुज़ ठीक कराया और हमें अच्छा, बताया। प्यार से तलफ़्फ़ुज़ ठीक हुआ था पारस, या फिर? हाँ, ज़िया साहब जो है ना, वो बहुत ही प्रोफेशनल इंसान थे, अल्लाह उनको करीब रहमत इलाही करे। आमीन, इलाही और हमारे मेंटोर हैं, और अडोरेबल ह्यूमन बीइंग। इतना मैंने इतना प्यार, नफीस इंसान, इतना क्यूट आदमी जिंदगी में नहीं देखा। बिल्कुल। और Never. प्रोफेशनलिज्म ऐसा था कि वैसे प्यार मोहब्बत सब कुछ ज़बरदस्त, लेकिन अगर आपने काम के मामले में थोड़ी सी भी कोताही की या आपने कोई लफ्ज़ गलत बोला, तो बस उस पर क्लास हो जाती थी। और अच्छी खासी फिर वो पहले तो मतलब ऐसे बताते थे कि जान निकल जाती थी, और फिर बाद में डांटने के बाद और फिर खुद ही हंसना शुरू हो जाते थे। हाँ, तो फिर हम नॉर्मल हो जाते थे, और सिचुएशन को नॉर्मलाइज भी करते थे, लेकिन थोड़ी देर के लिए सांस बिल्कुल हमारी उनका ऊपर की प्यार ऊपर से नीचे समझाना भी ऐसा होता था कि वो आप फिर उसको सह नहीं पाते और थे। उनका इतना बड़ा था। अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने जैसे अभी कहा गलती, ठीक है, अगर आप गलती बोल देते हैं ना, तो वो ऐसे होते, ऐसे करते, जी क्या कहा आपने? और फिर उनका एक मेरे अंदाज- साथ तो सबसे पहले था ख्वाब, 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 एंड देन ही वाज लाइक जी, हम लोग इतना गलत बोल रहे हैं, ये था ख्वाब। सांस अंदर की अंदर, ऊपर की ऊपर, यू नो कि अभी कुछ आने वाला है, और वो जुमले अच्छा, आई एम श्योर कि आज के ना शो से आप भी ना जरा ठीक करेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ जो गलत उलाम है, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये नहीं बोलना। जैसे मतलब हाँ, ख्वाब में देखा था तो ख्वाब नहीं होता, जैसे ख्वाजा जी होता है, ख्वाजा भी नहीं होता, हम ख्वाजा बोल रहे थे, ख्वाजा। हाँ, जैसे मोहब्बत नहीं होता, मोहब्बत होता है। मोहब्बत होता है, हाँ। और भी ऐसे बहुत सारे अल्फाज देयर वर हैं। सो मेनी। उसके बाद सांस लेना भी नापा ने सिखाया। बिल्कुल। मतलब
मुझे लगता था जब हम ब्रीदिंग की मतलब ये तो क्लासेस वो जो लिटरली आवाज़ निकाली था। एग्जैक्टली, तो वो मैं शुरू में ना मैं अम्मी को जाकर, अम्मी हमें तो सांस भी नहीं लेनी आती, हम गलत सांस लेते हैं। कहती क्या बकवास कर रही है। बिल्कुल। So there were so many things, किस तरह खड़ा होना है, किस तरह क्या करना है. I mean for me it was a finishing school. You know how to sit, how to stand, not just theatre. अच्छी not grooming just हो जाती है drama. भैया आपकी। Yes, it was like you know you were being groomed. सिर्फ एक क्लास से भागती थी मैं, वो थी स्क्रिप्ट। मजाल है जो मेरा दिमाग चले स्क्रिप्ट की क्लास में, बहुत मुश्किल क्लास। अच्छा, एक सवाल जो आप तीनों से है, क्या आपको लगता है कि डिफरेंस होता है उन लोगों में जो कि थिएटर से जाते हैं ड्रामा इंडस्ट्री में, और वो लोग जो आप डायरेक्ट क्या चाहती हैं हमें आगे काम ना मिले? क्या चाहती हैं? आप चाहती हैं हम सच्चाई बोले और फिर हमें सब बैन कर दे, ब्लैक लिस्ट कर देंगे। फर्क बैन होने वाला कल्चर भी, मैं तो इससे बड़ी होता है फर्क। मैं जब पारस के साथ काम करती हूँ, आपके साथ मैंने अभी तक नहीं किया, जब मैं पारस के साथ काम करती हूँ तो जिस तरह हम रिहर्स करते हैं ना, वो साल में 2 साल में जब इनके साथ काम करने को मिलता है सिर्फ उसी वक्त होता है, वरना नहीं होता है। यू नो हम रिहर्स करते हैं, हम प्लान करते हैं, इम्प्रोव भी करते हैं कि इम्प्रोव नॉट जस्ट लाइक यू नो स्क्रिप्ट आप ज़रूरी नहीं आप चेंज कर रहे हो, देयर आर मोमेंट्स जो आप बना सकते हो, तो वो करने का फिर थिएटर वाले के साथ मौका मिलता है। एक्चुअली बात वही इस तरह से है कि हमारी ये ऑफ द स्क्रीन भी इस हवाले से बात हुई थी कि एक जैसे कोई ड्राइवर है तो उसने गाड़ी चलाना ऐसे सीखी कि वो डायरेक्ट सीट पे बैठा और उसने गाड़ी चलाना शुरू की, तो उसने बहुत जगह एक्सीडेंट किए और करते करते वो सीख गया आखिरकार। उसी के ही बरक्स एक इंसान है जो कि एक ट्रेनिंग स्कूल में गया, उस पे पहले उसने गाड़ी चलाना सीखी तो, और फिर सीखने के बाद वो रोड पे आया तो उसने कोई एक्सीडेंट नहीं किया फिर, तो ये फर्क है। हाँ, बस गाड़ी तबाह होगी एक की। हाँ, जिससे तो बार ये बार फर्क है। आप इसमें proper हरगिज़ ये training के नहीं है, साथ आए, हरगिज़ भी ये नहीं है बुराई कि कोई ये नहीं बुरे है। एक्टर्स हैं या उनको काम नहीं आता, उन्हें हमसे बेहतर काम आता है, बट गोइंग थ्रू अ चैनल ऑफ लर्निंग व्हाट यू डू जो इज serious वे is, I believe, डिफरेंट। हाँ। It means something actually ना। इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग तो मैं स्क्रिप्ट मांगती थी, तो मेरे बारे में फैल गया था इसका तो बड़ा एटीट्यूड है, ये तो स्क्रिप्ट मांगती है। मेरा हक है, मैं जब तक पढ़ूंगी नहीं मैं क्या एक्टिंग करूंगी, मतलब मुझे वही आएगी कि हाँ जी सना ये स्क्रिप्ट है आपने ये करना है। तो इस बात पे मैं काफ़ी इंसल्ट होती थी मेरी कि ये तो स्क्रिप्ट मांग दिया। हाँ, और मुझे अभी तक हार्ड कॉपी तो चाहिए ये होती। प्रोफेशनलिज्म का हिस्सा समझा जाता है कि आप स्क्रिप्ट पढ़ कर आए, जैसे Yeah. पीटीवी के ड्रामा से बच्चों ने सुना करते थे कि प्रॉपर रिहर्स करते थे और उनकी वो कोशिश होती कि ताकि कम से कम टेक्स हो। एग्जैक्टली और अभी भी यही होता है कि अब वो ट्रेंड बदल गया तो पीडीएफ में भेज, मैं कहती हूँ नहीं मुझे हार्ड कॉपी चाहिए, मैं जब तक वो पेपर टर्न नहीं करूंगी मुझे मजा नहीं आएगा। अच्छा, साथ आपका इस पे क्या है चांस? वैसे तो देखें एक्टिंग इज़ अ बॉर्न टैलेंट, बट ये है कि जो ज़ाहिर है एकेडमी का ये रहता है कि आप 3 साल में तकरीबन 9 थिएटर प्लेज करते हैं, जिसमें कि वो राइटर्स जो कि माने हुए राइटर्स हैं जो शेक्सपियर वगैरह, उनका टेक्स्ट आप प्रैक्टिस करते हैं, तो वो जो आपकी प्रैक्टिस बनी हुई होती है उसमें, और ज़ाहिर है उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। बट एक बात यह है कि मैंने नोट किया है कि हमारे पाकिस्तान में बेशक थिएटर एकेडमी से या स्कूलिंग प्रॉपर करके ना भी आए हों तो बहुत ही फिनोमिनल टैलेंट हमारे पास मौजूद है, एक से एक अदाकार हमारे पास हैं, लेकिन उनमें कुछ स्टैंड आउट आगे जाके जो कर रहे हैं या करेंगे तो ऑब्वियसली वो लोग कर सकते हैं, एंड मुमकिन है कि जो प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस ही ऐसी हुई है हमारी कि हमारी जो सेकंड हैंड मेमोरी है उसमें मतलब चीज़ें हो गई हैं, हमारी मसल मेमोरी बन चुकी है कि हमें नींद में से भी उठा के आप कैमरा के सामने खड़ा कर देंगे ना तो हम बोंगियाँ नहीं मारेंगे, हम अचानक एक कैरेक्टर में आ जाएंगे और हम उस ट्रांस में आ जाएंगे, हम फौरन उसी चीज़ में चले जाएंगे, उस फ्रेम ऑफ वर्क में जिससे हम निकले। पारस, यूजुअली कितना टाइम लगता है कि जब आप कोई कैरेक्टर पढ़ते हैं तो उस कैरेक्टर में जाने में? ये डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, आप कितना पढ़ते हैं, आप कितना अपने काम से डेडिकेटेड हैं, कितना इन्वॉल्व होते हैं। तो मेरा तो बचपन से ऐसा है कि मेरी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रही है, तो मैं जब स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ तो फौरन मेरे दिमाग में वो सीन बनना शुरू हो जाता है, वो अदाकार वो जो किरदार है वो अंदर से उसके बनना शुरू हो कपड़े, जाता है, उसका बैठना, हाँ, वो सब कुछ जो है ना एकदम से वो मेरे अंदर आना शुरू हो जाता है और बस एक्शन बोलने की देर होती है और मैं कहता हूँ बस अब हो जाए जल्दी से। लेकिन मैं बताऊँ मतिहा, इसमें ये भी होता है कि जैसे मैं अपने बारे में कहती हूँ कि मैं साल में कोई एक स्क्रिप्ट होता है जो अपने दिल से करती हूँ, बाकी रन ऑफ द मिल
कैरेक्टर्स होते हैं, मोस्टली स्क्रिप्ट्स आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर, तो कोई एक कैरेक्टर और एक स्क्रिप्ट होती है जो आपको मिल जाए ना तो आपकी ज़िंदगी अमर हो जाती है, तो आपकी वो जो एक अर्ज होती है टू डू गुड वर्क वो आपकी पूरी हो जाती है। अगर वो साल में आपको एक स्क्रिप्ट भी ना मिले ना तो फिर बड़ा डेविस्टेटिंग होता है फॉर एक्टर्स हु हैव डन थिएटर, बिकॉज थिएटर में आपको हम फॉरन जाके स्टेज में परफॉर्म नहीं करना शुरू करते। यू रीड, यू गो थ्रू द स्क्रिप्ट, यू गो थ्रू द बैकग्राउंड, देयर इज अ लॉट, यू नो, यू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट। मुझे याद है मैंने एक प्ले किया था आधे अधूरे के नाम से, फर्स्ट सेमेस्टर था मेरा नापा में, और मुझे राहत साहब ने, आई वाज अ ह्यूज फैन ऑफ राहत काज़मी, क्रश ना, तो वो बोलते थे मैं देखती रहती थी। सो आई डिड अ प्ले विद हिम, आई प्लेड अ 13-14 ईयर ओल्ड चाइल्ड इन इट, और ये आवाम के लिए था, इट वाज अ कमर्शियल प्ले। मुझे याद है 7th या 8th शो था, आई ब्रोक डाउन, आई क्रैश्ड, मैं फेंट हो गई, आई कुडंट गो ऑन सेट, मतलब वो इतना ओवरवेलमिंग हो गया था मेरे लिए, यू नो, वो हर रोज़ तालियां सुनना, जो लाइव अप्रिसिएशन होती है, और एक फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे को आपने डाल दिया जो सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के लिए आए। और ये आप हमसे पूछें क्योंकि पीछे स्टेज मैनेजमेंट में मैं था, इस ड्रामे के स्टेज मैनेजमेंट में पीछे राहत साहब ने हमारी ड्यूटी लगाई हुई थी, और आई स्टिल रिमेम्बर जो ये बात कर रही हैं, These people freaked out कि ये पागल हो गई है, संभालना मुश्किल था। मैंने मेकअप आर्टिस्ट को मुक्का मार दिया, वो बेचारे ना मुझे उठा रहे, बेटा बेटा, मैंने कहा तू तो चुप कर। So theater is no joke, you know, it takes a toll on you. बुनियादी तौर पर जी आप नहीं भाई, कितने बात है, मेरे बात अल्लाह के वास्ते बोल रहे हैं आप भी, प्लीज आप भी बोल रहे। बुनियादी तौर पे तो ये एक मुश्किल काम है ज़ाहिर है, और ये पूरा एक प्रोसेस है। जैसे हम थिएटर पे नहीं है कि आपने, जैसे सना ने भी कहा कि आपने बस याद किया और आप स्टेज पे गए और आपने कर दिया, उसकी पूरी एक रियाजत होती है, रिहर्सल होती है, उसके बगैर वो चीज़ अचीव नहीं हो सकती ऑन दी। और ये वैसे ये प्रैक्टिस पूरी दुनिया में बड़ी कॉमन है, ये अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बस ये है कि आप बस स्क्रिप्ट उसी वक्त मिला और आप जाके उसको परफॉर्म कर दें, विच इज़ वो फिर आप कर सकते हैं क्योंकि आपने, आपकी प्रैक्टिस हुई है, मगर वो एक सतही चीज़ निकल कर आएगी एज़ कम्पेयर टू अगर आप उस पर पूरा एक महीना लगाएं और उसको समझें, उसका कैरेक्टर का बैकग्राउंड कहाँ पैदा हुआ, क्या करता है, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिक्स। पहले ऐसा ही होता था। जब पाकिस्तान टेलीविज़न के जो शुरा आफाक ड्रामे हम आज तक याद करते हैं, तो जब मुझे मौका मिला कुछ वक्त जाके देखने का कि बड़े बड़े अदाकार वो ऐसे राउंड कुर्सियां रख के बैठते थे, डायरेक्टर बैठते थे, पहले स्क्रिप्ट टेबल रीड होती थी, और फिर उसके बाद प्रॉपर रिहर्सल होती थी, फिर सेट पे ब्लॉकिंग होती थी। जो यूजुअली जो हम देख रहे होते हैं, आप बड़े इंप्रेस हो रहे थे ना कि जब हॉलीवुड जो ड्रामा, जो भी इससे बड़े बड़े आप सीजन आप उसकी मेकिंग देख रहे होते हैं, आप कितने इंप्रेस हो रहे होते हैं, ये हमारे पास सब होता था। अच्छा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे थिएटर आर्टिस्ट, क्योंकि एक्टर्स तो ये हैं जिनको आप टीवी पे देखते हैं, पर ये थिएटर के एक्टर्स हैं, और थिएटर के एक्टर वो एक्टर्स होते हैं इनकी कहते हैं ना अंग अंग एक्ट कर रहा होता है, क्योंकि वो आप चेहरा तो नहीं देख रहे, जो आखिरी सीट पे बंदा बैठा है वो भी देख रहा है कि अच्छा इनका पाँव कैसे इन्होंने रखा हुआ है, ये खड़े कैसे हुए हैं, इन्होंने हाथ कैसे बांधे हुए हैं, तो एक एक चीज़ बड़ी मैटर कर रही होती है। थिएटर पे हमने इनसे बात करी, अब हम ज़रा इनसे नेगेटिव कैरेक्टर के वाले से बात भी करेंगे कि जो नेगेटिव का किरदार अदा करने में मज़ा भी आता है, अंदर की भी कोशिश करते हैं कि ज़रा किसी पे गुस्सा किसको सोच के आप नेगेटिव कैरेक्टर जो है वो लेते हैं और क्या बनने की कोशिश करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद इस वाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हमारे साथ पारस हैं, साथ है, और हमारे साथ सना मौजूद हैं। और यूजुअली आप इनको देखते हैं ड्रामास में, ये बड़े जो है ना नेगेटिव किरदार करते हैं, इनके दिमागों में बड़ी स्कीमें आ रही होती हैं। सो मुझे बताएं पारस, अपनी खुशी से आपने कहा था कि जी मैंने नेगेटिव, जब मैं ड्रामास में आ रहा हूँ तो मुझे नेगेटिव कैरेक्टर करना है, मुझे मार्जिन ज़्यादा मिलेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल मैंने नहीं सोचा था। मुझे अदाकार बनना था, और बस फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली जो भी समझ लें, मुझे पहला जो किरदार कमर्शियली करने के लिए मिला वो नेगेटिव था। और मसला ये हो गया था कि जब वो नेगेटिव किरदार, और ज़िया साहब की हिदायत के अंडर हमने काम किया, तो अब वो हिदायतकारी चल रही है, हम उनके सामने परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसमें एक मोनोलॉग था, सफ़ेद खून एक खेल था, आगा हश्र का, उसमें मुझे बैरम को रोल करने के लिए दिया गया।
तो वो ऐसा इंसान होता है कि वो किंग लियर की एडेप्टेशन है, तो वो अपने बाप के ख़िलाफ़ साजिश करना, भाई के ख़िलाफ़ साजिश करना और सबको मरवाना, इस तरह का। और तलत हुसैन साहब मेन प्रोटैगनिस्ट वो कर रहे थे, मैं एंटेगनिस्ट था। तो अब मैं जब वो मोनोलॉग करता था तो ज़िया साहब यूँ सोच देख के फिर कहते थे ये ऐसा लग रहा है कि एक शरीफ नफ्स इंसान जो है ना वो विलनरी वाली बातें कर रहा है, शैतानी बातें कर रहा है। तो मैंने कहा सर फिर मैं क्या करूं? तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारी आंख में एक जानवर का नाम लेके कहा कि उसका बाल चाहिए, ऐसा चाहिए मुझे। I got there. तो मैंने कहा अब ये कि ना मैं मुझे लगता है यार क्या वो जानवर का नाम हम ले सकते हैं, ऑन एयर ले सकते हैं? नहीं, अच्छा नहीं, अच्छी बात नहीं है, मैं कहते हैं break कि में पूछ चुकी वो करते हैं। ज़बान ख़राब हो जाती है। अच्छा ठीक है, समझ आ नमाज गई, नहीं होती। समझ आ गई ठीक तो है। मैंने कहा ज़िया साहब वो मैं कहाँ से लाऊं? उन्होंने कहा बस मैं नहीं जानता, आप सोचें इस बारे में, और वो जो कर रहा है वो। तो फिर मैंने उस पर बहुत कोशिश की, तगदो की, और करने के बाद आईने में खड़े होकर ख़ुद के साथ बातें करना और चीज़ें होते होते होते, और ये बहुत एक नफसियाती काम है। और वो उस चीज़ को फिर मैंने अचीव किया, ज़िया साहब को दिखाया, और अल्लाह उनको खुश रखे, उन्होंने जिस तरह से मुझे अप्रिशिएट किया। तो ये अचानक से हुआ, और मैं अब ये सोचता हूँ कि अच्छा ही हुआ, क्योंकि नेगेटिव रोल के अंदर बहुत सारे शेड्स होते हैं जो आप प्ले आउट करते हो, और ख़ास तौर पे वो ज़्यादा हाईलाइटेड हो जाता है जब आप उसको मासूमियत से करें। तो मैंने कोई भी अपना किरदार नेगेटिव रोल मैंने नेगेटिवली प्ले नहीं किया, मैंने उसका पॉजिटिव पार्ट प्ले किया है, क्योंकि मेरे लिहाज से जस्टिफाई करते हुए कहा भी, मेरे लिहाज से जो नेगेटिव इंसान है ना वो खुद को कभी नेगेटिव समझता नहीं है। जो टॉक्सिक लोग होते हैं, जो बुरे काम करते हैं, वो खुद को कभी बुरा नहीं समझते, उनके पास रीजन होता है। तो उसी अप्रोच को लेके और बहुत सारी जो हमारी सीख है उसके साथ मुझे एक रोल जो मिला संगे मरमर में, तो उसके लेकिन उससे पहले मैंने पॉजिटिव रोल किए थे, जैसे परफ्यूम चौक में मैंने पॉजिटिव रोल किया था, लेकिन हाईलाइट ये वाला रोल हुआ। आपने कहा इज्जत जो मुझे मिली है ना वो ये करके नेगेटिव रोल से मिली, वो घर तबाह करके और मिली। वो उसके बाद खबासत करके जो मुझे कसम से इज्जत मिली है, जो स्वाद आया अवार्ड मिल गया उस पे, तो खबासत करने का अवार्ड मिल गया। और फिर उसके बाद पे दर पे मुझे ऑफर होने लगे नेगेटिव रोल्स, कॉम्प्लेक्स रोल्स, जो कि डुअल फेसेस और इस तरह की चीजें। तो फिर वो करने में मजा भी आता था, लेकिन फिर मैं ये कहता था कि यार पॉजिटिव भी रोल करा लो। फिर बीच में कुछ पॉजिटिव रोल भी किए, लेकिन लोग मुझे पसंद करते हैं ज़्यादातर कि मैं नेगेटिव रोल करूं। और अभी भी जो हमारा ड्रामा चल रहा है उसमें मीम्स बन रही हैं कि ड्रामा ऐसा बनाओ जिसमें पता ना चले कि कौन विलन है, क्योंकि विलनरी हमारी वैसे नहीं छलक रही होती। अच्छा, और साथ बड़ी मासूम, साथ इतनी मासूम शक्ल से फिर आप, हाँ, सपाट शक्ल से, हाँ फुल मतलब आप एक सपाट। कर रहे हैं, तो फिनोमिनल एक्टर छोड़ रहे हैं, गला घोट रहे हैं, पर इंतहाई कोई जलील जैसे पीछे इंसान। म्यूजिक चल रहा, आप आराम से सुकून से। तो साथ आपने भी सोचा था कि मैं नेगेटिव करूंगा तो मुझे कभी कभी जिंदगी के अंदर की ऐसी चीजें रह जाती हैं, आप कहते हैं मैं कसर इससे निकालूंगा? नहीं, मैंने तो कभी ऐसा टू बी ऑनेस्ट सोचा नहीं कि मैं नेगेटिव करूँगा या पॉजिटिव करूँगा। वो मुझे मिला कैरेक्टर, तो मैंने उस हिसाब से उसको किया। और मेरे हिसाब से नेगेटिव पॉजिटिव तो होता नहीं है, वो बेसिकली कैरेक्टर एक सिचुएशन में फंसा होता है जिसकी वजह से वो कुछ एक्शंस करता है, वो एक्शन सोसाइटी के अगेंस्ट जाते हैं, तो उसको वो फिर नेगेटिव का लेबल दे दिया जाता है कि भाई ये गंदा आदमी है। अच्छा, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त अप्रोच है ये अच्छी अप्रोच है। तो मैं इसी तरह से देखता हूँ कि मेरा कैरेक्टर किस स्टेट ऑफ माइंड में है। हाँ, जैसे पारस भाई ने कहा कि वो उसके पीछे मेरी रीजनिंग ये रहती है, एक जस्टिफिकेशन होती है कि जाहिर है जो मिसाल के तौर पे एक चोर है, वो चोरी कर रहा है, तो वो आपको यही रीज़न देगा कि भाई मेरे पास एक रीज़न है, हाँ, मैं भूखा था, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने जाके ये चीज़ चुरा ली। वो कभी ये नहीं कहेगा कि हाँ मैं मजदूरी करके कुछ कमा के मैं ले लेता। वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैंने कोई बुरा काम किया है। तो नेगेटिव कैरेक्टर तो अपने अंदर पॉजिटिव कैरेक्टर है। लेकिन इतनी पोलाइट पर्सनालिटी के साथ ये आप नेगेटिव कैरेक्टर ये कैसे कर लेते हैं? ये so much calm and poised। वो उसमें ये रहता है कि जो हमारी ट्रेनिंग में भी यही है कि जो सिचुएशन है उसको आप सच्चाई से फिर पोर्ट्रे करें। अगर वो सच्चाई से पोर्ट्रे नहीं होगी तो फिर उसका हक आप अदा कर नहीं सकेंगे। तो इस वजह से मतलब किसी सोच में घूम गई मैं मध्या। मैं हाँ, किसी सोच में मैंने डुबकी लगा दी है। मुझे निकालने ऐसे बात सना मुझे मैं निकालती हूँ आपको। सना, अच्छा सना के तो जो हमें जो याद है, ठीक है, उसकी डॉली क्या है, वो जो सारी वो जो बराबर कर रही थी मैं। So I started off with a very bubbly character, happy go lucky।
फिर मैंने लगातार रोने पिटने वाले ड्रामे किए, डैम्सल इन डिस्ट्रेस, माँ मर गई, बाप मर गया, ये हो गया, वो हो गया। फिर मैंने एक दिन अपने आप से बैठ के सोचा कि यार मैं रोने के लिए पैदा हुई हूँ। उस ज़माने में वो वाला ट्रेंड था कि आप 22 सीन दिन के कर रहे हैं, और 22 में से 21 सीन्स में मैं रो रही होती थी, तो मैं 22वें में पूछती थी यार इसमें भी रुला लो। इतना आंसू आता कैसे था मुझे? अच्छा, मैं ग्लिसरीन नहीं यूज़ करती। यही मेरी जो प्रॉब्लम थी ना, वो ये थी कि आई कैन नॉट यूज़ ग्लिसरीन। मेरी आंखें बहुत सेंसिटिव है, तो मैं विक्स, उंगलियाँ ये नहीं कर सकती, तो मुझे खुद रोना पड़ता होता है। अभी फिर कुछ सोचती होंगी? नहीं, वो सिस्टम ऐसा है। सोचती मैं बुझती हूँ, बहुत अच्छी माशाल्लाह मेरे पास यादें पारस से ऐसी कोई मेरे पास सैड यादें नहीं है। लेकिन देन आई रियलाइज कि यार ये तो मैं वही मोनोटनी, वही पिट रही है, वही मियाँ ने चीट कर दिया, वही यू नो शी इज नॉट हैविंग अ बेबी। मैंने कहा नहीं, आई कांट डू दिस, यू नो, एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग आई एम नॉट लाइक दैट। फिर मैंने कहीं जाके, अच्छा मैंने बड़ा एक्सपेरिमेंट किया अपने एक्टिंग के साथ। मैंने हॉरर प्ले भी किया वो दोबारा। देन आई डिड द रीचा, अ पर्सन हु वाज सफरिंग फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिया। तो वो सब करने के बाद मुझे एक नेगेटिव मिला, मुझे तो मज़ा आ गया। मैंने कहा यार ये तो बहुत मार्जिन है इसमें, जो मज़े लग गए। एंड जो आपकी वो वाली बात थी ना कि कोई भी फिल्म, कोई भी ड्रामा कॉन्फ्लिक्ट के बिना कंप्लीट है ही नहीं। यू कैन नॉट शो योर ऑडियंस एनीथिंग विदाउट अ कॉन्फ्लिक्ट। सो मेरे हिसाब से जो प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी होता है वो एक्चुअली एंटागनिस्ट होता है। प्रोटैगनिस्ट आया रो के पिट गया, हाँ जी मियां, बोरिंग होता है, इट्स वेरी बोरिंग। एंड देन आई रियलाइज कि इसको इतने तरीकों से आप प्ले कर सकते हैं। एक बड़ी बड़ी आंखों का कितना मार्जिन, मतलब मैंने यूजुअली देखा है कि हमारे यहाँ जो नेगेटिव जिनको भी किरदार दिया जाता है खवातीन में, उनकी आंखें ये बड़ी बड़ी, ताकि वो बड़ी बड़ी आंखों के साथ ना वो। और मदिया लोगों को कहते हैं कि प्लीज एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है, मुझे कहते हैं अल्लाह का वास्ता कम करो, बिकॉज इवन व्हेन आई टॉक नॉर्मली आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सप्रेशन। हाँ बहुत ही। वैसे अदाकारी में जिनकी बड़ी आंखें होती हैं उनको आसानी होती है जाहिर है एक्सप्रेस करने में, और छोटी आंखों में ज़रा ज़्यादा आपको मेहनत। एक मेरे बहुत प्यारे, आई लव हिम, शद्दी भाई शाहिद शफात होते हैं डायरेक्टर, वो उनके साथ जब भी मैं काम करती हूँ, सना प्लीज़ थोड़ा सा कम कर दो, ये आंखें थोड़ी छोटी कर दो, इसको थोड़ा नीचे कर दो। अच्छा, वो मुझे बताते हैं। हाँ, एंड उनके साथ मैं इसीलिए बहुत इंजॉय करती हूँ क्योंकि डायरेक्टर्स जो है ना वो बह जाते हैं एक्टिंग में कि यार ज़्यादा आ रही है, मज़ा आ रहा है, ये तो बहुत नेगेटिव आ रहा है, लेकिन उसको सटल करना बहुत मुश्किल है फॉर अ पर्सन लाइक मी। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी यू नो फ्रॉम मी टू टोन डाउन माई एक्टिंग, क्योंकि मैं नॉर्मली भी बहुत एक्सप्रेशंस के साथ बोलती हूँ। अच्छा, फिर ऐसा हुआ कि जब आप बाहर जाते तो लोग आपके, मतलब चले खानदान वाले तो समझते हैं कि आप कैसे, लेकिन जो लोग हैं फिर वो समाओ। एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। मेरी एक दोस्त है, उससे मैंने ना, उसके पास बड़ी प्यारी साड़ी थी तो मुझे बोरो करनी थी। मैं चली गई उससे साड़ी लेने के लिए, उसकी सास ने मुझे देखा, उसको बुलाया, ताबी इधर आओ, ताबी इधर आओ। वो गई, वो कहती है कि इसको नहीं देना, ये तो चोर है, ये तो इतनी नेगेटिव औरत है, तुम इसको नहीं देना अपने जहेज़ के कपड़े, पागल हो गई हो, मैंने इतनी मोहब्बत से तुम्हारे लिए बनवाई। वो हंसना शुरू हो गई। वो मुझे एक्चुअली वैसी समझती थी और वो अब भी मुझे ऐसी समझती है, मुझे देखती है मैं सलाम का जवाब भी नहीं देती। तो ऐसी औरतें ना घर खराब, हाँ ये सही औरत नहीं है, घर खराब करती है, बच्चे मार देती है, लोगों को गिरा देती है, सिर्फ तबाही करती है। वो मुझसे बात ही नहीं करती। मैं और जाके मैं जान बूझ के सानी के आंटी मत जा, उन्होंने मुझे कभी जवाब दिया, टांगे ऊपर करके बैठा, आंटी नजरें चुरा रही है। आई थिंक लोग यही समझते हैं कि ये कैरेक्टर जो है ये रियल लाइफ में भी यही है। हाँ जैसे अभी मैं मायरी कर रहा हूँ तो उसमें हबीब का कैरेक्टर है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे होते हैं। Oh my God. तो उनको यही लगता है कि उस दिन पारस भाई भी मुझे हम वॉइस मैसेजेस, मेरे पास भी वॉइस नोट पे लोग जो है ना वो इतनी प्यारी प्यारी। अच्छा मैं एक और चीज आपको बताऊं। ओह माय गॉड, यानी कि आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लोग मतलब गुस्सा मान। अच्छा पहले ज़माने में ऐसा होता ना कि बताते थे, अदाकार बताते थे कि भाई हम एयरपोर्ट गए, हम किसी मार्केट में गए, वहाँ पे किसी ने पकड़ के हमें झंझोड़ दिया, तो मेरे होता था कि हमारा कैरेक्टर हिट हो गया है। लेकिन अब लोगों का एक्सेस जो है ना आप तक पहुँचने का बड़ा आसान हो गया कि वो सोशल मीडिया के थ्रू पहुँच जाते हैं, तो लोग उसके थ्रू। लेकिन मदिया मैं तो बिल्कुल आई एम नॉट प्रो सोशल मीडिया एट ऑल, बिकॉज इट्स लाइक टू ऑन योर फेस, एंड मतलब बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनल लाइफ में चीज़ें आ गई हैं, एंड यू नो दे कमेंट अबाउट एवरीथिंग, इवन दे डोंट इवन लीव योर चाइल्ड, यू नो, नॉट इवन योर पेरेंट्स, सो इट हैज़ गॉटन टॉक्सिक। मैं ये कहना चाह रही थी कि कराची में ना लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। आपको असल अपनी सक्सेस जो है ना पंजाब साइड में जाके पता लगती है, बिकॉज वो खुल के ना वो हाथ पकड़ के तुमने ये किया। सो आई लव इट, यू नो, व्हेन आई गो टू पंजाब लाइक लाहौर, इस्लामाबाद, तो वो तो बहुत ही अपफ्रंट आके ना बोल देते और लोग ना मेरे बेचारे बोलने से आ जाते। आपके साथ कोई ऐसा सीन हुआ कि आप कहीं गए और किसी ने आपको वहाँ पे
पकड़ लियो? मैं जब इंस्टाग्राम पे मुझे आ रहे थे इस तरह की चीज़ें, तो फिर मैंने मेरे जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा, मैं थोड़ा सा हो गया, मैंने कहा यार मीसम भाई गालियाँ वालियाँ आ रही हैं क्या, तो उन्होंने कहा भाई तुम जाओ पब्लिक में निकलो। तो फिर मैं गया मॉल वगैरह में, तो वहाँ तो मुझे बड़ी अप्रिसिएशन लोगों की तरफ से मिली। ऐसा नहीं रहा, मतलब अगर ये लोग तो hit हो गई। ये तो अगर success आपको लोग बुरा भला बोल रहे हैं, हाँ, इसका that's- मतलब ये है कि आपने बेहतरीन किया। You've done your job. और मैं एक बार हमारी एक्टर्स फ्रेटर्निटी के काफ़ी सारे बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, एक दफ़ा वो चाय के उस पर बैठे, तो एक खातून आई और मुझे आके सामने खड़े होकर कहती हैं आपको शर्म नहीं आती? मैंने कहा जी। कहते हैं कोई ऐसा करता है अपनी बीवी के साथ, कोई यूं करता है, ये वो बोल के ऐसे गुस्से में चली गई। उनके शौहर गोद में बच्चा लेके आए, कहते हैं माफ़ कीजिएगा वो ड्रामे देखती हैं आपके, बड़ा सीरियस हो जाती हैं। मैंने कहा नहीं कोई मसला नहीं। तो मैं थोड़ा अजीब हो गया, तो सबने फिर तालियां वालियां बजाई मेरे लिए, मुझे नॉर्मल करने के लिए। ये होता है हमारे, एक तो ड्रामे पूरी दुनिया में बड़े वसूख के साथ देखे जाते हैं, शौक से देखे जाते हैं, और लोग उसको बहुत सीरियसली ले लेते हैं। कुछ लोग तो बहुत ही सीरियसली। अभी मेरा जो कैरेक्टर है उसमें एक खातून है जिनके साथ मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो उनका नाम, कैरेक्टर का नाम शाजिया है। अभी 1 दिन पहले मुझे मैसेज आया कि फराज भाई शाजिया से शादी मत करना। मतलब आप समझ रहे हैं, इतने सीरियस हो जाते हैं कि वो समझते हैं कि ये रियलिटी है, पता नहीं क्या। ये लोग कितने क्यूट होते हैं। They're very cute. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो आप नेगेटिव इतना कैरेक्टर कर रहे हो, वो आपको असल में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करना शुरू कर दे। और आपकी, क्योंकि आपने कहा ना कि एक्चुअली आप एक इंसान की नफ्सियात को समझ के, आपने कैरेक्टर की नफ्सियात को समझ रहे हैं कि अच्छा ये इसलिए ये बना है, और फिर आप उसमें चले गए बिकॉज यू हैव जस्टिफिकेशन ना। जैसे आप कह रहे थे कि बुरा आदमी थोड़ी कहेगा मैं बुरा हूँ, बिल्कुल। तो वो आपको वैसे फिर बॉदर करती है। वो कैरेक्टर क्या घर तक वापस जाता है आपके? बहुत शुरू में ऐसा एक बार हुआ मेरे साथ कि मैंने पहला जो नेगेटिव रोल किया था, तो मैं उस कैरेक्टर से बाहर नहीं आ पा रहा था। मैं बहुत परेशान हो गया, मुझे नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाती थी और मैं बहुत अजीब सा फील करता था। तो मैंने ज़िया साहब से डिस्कस किया और मैंने अपने वालिद साहब से भी डिस्कस किया, तो उन्होंने मुझे मदद की, कुछ बातें समझाई, और फिर आप इस चीज़ से बाहर निकल सकते हो अगर आप प्रैक्टिस करें तो मेडिटेशन बहुत आपको हेल्प करती है। आप अपने आप को कहीं और किसी काम में मसरूफ़ रखें तो आप उस ट्रांस से फिर निकल जाते हैं। अब ऐसा टाइम आ गया कि वो अब स्विच ऑन एंड ऑफ होता है। आप कैरेक्टर के अंदर गए, सीन किया, स्विच ऑफ, बाहर आ गए, अब मसला नहीं। लेकिन मैं एक चीज़ पे ना पारस को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि एक इन्होंने शो किया था शब्बीर तो देखेगा, उसकी बहुत बड़ी स्टैम्प थी बिकॉज ही डिड दैट शो अमेजिंगली वेल। उससे निकल के अपने आप को एज एन एक्टर मनवाना इज अ बिग डील। इट्स अ बिग डील बिकॉज पीपल स्टार्टेड कॉलिंग हिम शब्बीर, यू नो, एवरीबडी न्यू दैट ही वाज शब्बीर। अच्छा, और उतनी नेगेटिव स्टोरी से आई एम श्योर कि उससे भी काफ़ी आपको भी हेल्प मिली होगी बहुत सारे नेगेटिव किरदार अदा करने में। नहीं, एक्चुअली ये जैसे साद ने कहा ना कि ये बाय बर्थ होता है, तो मुझे लगता है कि मैं पैदाइशी ही अदाकार हूँ और मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा है। हाँ, मैं इतना ऑब्जर्व करता हूँ डीप डाउन कि खुद ही कभी कभार मैं अजीब हो जाता हूँ कि मैं इतना ज़्यादा क्यों ऑब्जर्व करता हूँ। और अक्सर लोगों को मैं ऐसी बातें बोल देता हूँ कि वो थोड़े से हो जाते हैं कि ये इसने कब ऑब्जर्व कर लिया। तो वो मेरा एक है शुरू से, बचपन से, कि मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पे मैं चुपचाप सब कुछ ऑब्जर्व कर लेता हूँ और फिर वो बाद में मैं किसी किरदार में उन चीज़ों को इस्तेमाल भी करता हूँ। है ना, एक्टर हैज़ टू बी अ गुड ऑब्जर्वर। अच्छा, मैं एक सवाल इनसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि देखिए थिएटर में होता ये कि आपकी जो परफॉर्मेंस होती है ना, उसका आपको लाइव फीडबैक मिल रहा होता है। जी जी। लोग पसंद करें, लोग नहीं पसंद करें, आपको वहीं पता चल रहा होता है। और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आपको अपना एक्ट जो वो जारी रखना है। ये लोग जब जाते हैं, एक्टिंग करते हैं, और उसके बाद जब सोशल मीडिया पे, क्योंकि एक फीडबैक तो आपको लोगों का सामने से मिल जाता है ना, फिर जब सोशल मीडिया पे जो उनको फीडबैक आ रहा होता है, और जो स्पेसिफिकली आजकल तो एक सीन है कि चलिए ठीक है नेगेटिव कैरेक्टर्स है, लोग कमेंट करते हैं, एक जो ट्रोलिंग है, ये उस ट्रोलिंग को ना ये कैसे हैंडल करते हैं, मैं इनसे पूछूंगी। लेकिन अभी मेरे पास ब्रेक भी आ रही है, तो मैं ब्रेक अभी ले लूँ जी, क्योंकि फिर मैं अभी छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ। मैं छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, कहीं मत जाइएगा।
जी, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, आजकल एक ड्रामा जो कि बहुत हिट चल रहा है और हमने पिछले दिनों बात भी की थी चाइल्ड मैरिजेस के हवाले से। कुछ लोग कंफ्यूज भी हो गए कि भाई कहीं ये चाइल्ड मैरिजेस को ग्लोरीफाई तो नहीं कर रहे, तो उसमें पारस भी हैं और उसमें साथ दोनों भी हैं। तो मैं क्योंकि आप दोनों मेरे साथ यहाँ पर मौजूद भी हैं, तो आप लोग की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं मैं आप दोनों का वैसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। कि देखिए, बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छे टॉपिक्स होते हैं, उनको एग्जीक्यूट मुझे लगता है कि शायद हो सकता है ऊपर नीचे ऐसी चीज़ हो जाए जिस पे लोग आगे बातें करने लग जाते हैं। बट आप लोगों का क्या था जब आप लोग इस ड्रामा शुरू करने वाले थे और आपको पता था कि ये ड्रामा इस टॉपिक पर है? सो आप लोगों का क्या स्टांस था वैसे? आई वॉज पॉजिटिव अबाउट इट। और मैं चाहता था कि हमेशा से मैं चाहता हूँ कि कुछ मुख्तलिफ कहानी आए, क्योंकि नॉर्मली तो इसी तरह के फैमिली ड्रामा चल रहे हैं जिसमें सास बहू और वही सारे लव ट्रायंगल चल रहा होता है और लव ट्रायंगल चल रहा होता है, या तलाक का मसला है, या मियाँ बीवी के झगड़ों का मसला वगैरह वगैरह। तो ये उनसे थोड़ा सा हटके था तो फैमिली ड्रामा ही है, लेकिन इसमें जो इशू उठाया गया वो ये था। और ऑब्वियसली मैं खुद भी एज ए जर्नलिस्ट मैं इन चीज़ों को हाईलाइट करता रहा हूँ, रिपोर्ट करता रहा हूँ, जहाँ जहाँ इस तरह के डोमेस्टिक वायलेंस के या किस किस्म के चाइल्ड मैरिज के जो इश्यूज़ हैं उसको हमने उठाया भी। तो जब ये कहानी आई मुझे समझ में आया कि मैंने कहा ये अच्छी कहानी है। गो के मेरा किरदार इसमें एक दामाद का ही है, एक बहन फूफा जी का है जिसको जायदाद के चक्कर में रहना होता है। तो लेकिन उससे हटके जो ओवरऑल स्टोरी है तो वो मुझे समझ में आई, बिकॉज ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है जिसको हाईलाइट करना चाहिए। और ये बहुत हमारे मुल्क में ये हो रहा है चाइल्ड मैरिज के हवाले से, तो इसकी रोकथाम के लिए कम से कम अब अच्छा है कि खुल के बात हो रही है। हाँ, मजे की बात है, ये स्क्रिप्ट मेरे पास भी आई थी उस वक्त, इसका नाम था चाइल्ड मैरिज। इट वाज नॉट माई। अच्छा, तो द मिनट आई रेड द स्क्रिप्ट आई वाज इन लव विद इट, बिकॉज ये टॉपिक्स हम छेड़ते ही नहीं हैं, हम वहीं से नहीं निकलते, तलाक और एक्स्ट्रा मैरिटल से। ये चीज़ें इतनी ज़रूरी हैं फॉर अवेयरनेस, एंड ये स्टेप लेना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग जो प्रोड्यूसर्स बेचारे बड़ी दुखी रूहें होती हैं, क्योंकि उनको सारी बता रहे होते हैं, उनको क्या कहते हैं, बुली तो नहीं कह सकते, हर चीज़ डिक्टेट हो रही होती है। तो इस तरह का टॉपिक करना बहुत बड़ी बात है। और शुरू में भी जब ये स्क्रिप्ट लिखा जा रहा था और जब प्लानिंग हो रही थी तो उस वक्त काफ़ी इस बारे में कंसर्न थे लोग कि पता नहीं लोग क्या रिस्पॉन्स देंगे, क्या बोल देंगे और वेल रिसीव होगा कि नहीं। लेकिन बहुत अच्छे तरीके से फैक्ट, जैसे यूनिसेफ की भी रिपोर्ट है तकरीबन 2018 की, कि 18% लड़कियां जो हैं पाकिस्तान में उनकी शादी कर दी जाती है बिलो द एज ऑफ 18। एग्जैक्टली, इट्स अ फैक्ट। और ये कहानी लाना बहुत ज़रूरी थी, इसीलिए मुझे कहानी भी अच्छी लगी, किरदार भी अच्छा लगा, सो मैं हिस्सा ये तो हमेशा से चलता आ रहा है। अच्छा साद, आपको लगता है, बिकॉज देखिए आप लोगों ने तो सारा सोच समझ के फिर आपने किरदार भी निभाया, लेकिन आपको लगता है कि जो रिसीविंग एंड पे लोगों ने इसको सही तरीके से परसीव किया? क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे लोगों ने वावेला भी मचाया है, स्पेशली आफ्टर द बेबी। हाँ, आफ्टर द बेबी, यस। हाँ, अब वो मिक्स्ड, ज़ाहिर है हमने तो बस एक मैसेज दे दिया और उसको बहुत सुथरे तरीके से एक मैसेज आगे पहुंचाया, और अभी कहानी आगे बाकी है, वो ज़ाहिर है वो कहानी फिर खुल जाएगी। तो मैसेज तो यही दिया गया है कि चाइल्ड मैरिज जो है वो ज़ाहिर है कोई अच्छी चीज़ नहीं है। वो ऑडियंस जब पूरा ड्रामा देखेगी तो फिर उसके बाद फिर उनको एहसास होगा कि हाँ असल में मैसेज क्या था, बजाय एक या दो अभी तो ऑडियंस जो है ना वो जज कर रही है अभी जो करंट सिचुएशन। लेकिन हम अपनी नानी दादी वगैरह को देखें, उनकी 13-14 साल की उम्र में शादी हो जाती थी, आधी जिंदगी वो बेचारी प्रेगनेंसी में गुजारती थी, क्योंकि 10 बच्चे 12 बच्चे कोई और इतने सारे लूज भी करते थे वो बच्चे। तो उनकी अपनी ज़िंदगी कहाँ गई? हेल्थ इश्यूज कितने हैं उन बेचारों को, वो इसी वजह से, बिकॉज अवेयरनेस नहीं थी। पर शादी कर दो, शादी कर दो, बस मुका दो मामला। और देखिए चाइल्ड मैरिजेस जो हो रही हैं रियल में भी, उसमें भी तो प्रेगनेंसी हो ही रही है ना। बिल्कुल, वो भी तो दिखाना जरूरी। ऑफ कोर्स इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, यू नो, उसको आप कैसे वो कर सकते हैं निगेट। सही, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, ये आपके घर वाले जब आप किरदार अदा कर रहे होते तो आपके घर वाले नहीं कहते भाई खुदा के लिए आप थोड़े पॉजिटिव कैरेक्टर अदा कर दो? मेरी दोस्त ने कहा है, मेरी दोस्त ने कि हमारे ना, हम माने ना माने, हमारे अम्मा अब्बा के जो आगे दोस्त है ना, उनका भी कहीं ना कहीं ओपिनियन हमारी जिंदगी में बहुत मैटर करता है।
मेरे यहाँ तो सादा मुझे दोनों। पहले जवाब देंगे। सात तो बहुत सादा गिनते मैंने सात को, तो मैंने इस जुमले में ना इतने से ज्यादा अल्फाज नहीं बोलने। साथ अगले 10 मिनट तक सिर्फ आप बोलेंगे, चलिए साथ शुरू हो जाए। साथ ने कहता तो पूरी जिंदगी नहीं बोला। कम ऑन, यू कैन डू इट। नहीं मतलब इस तरह का तो कोई कमेंट मुझे फैमिली से नहीं मिला कि भाई अब इनसे मैंने कहा बोलने बेटा ज्यादा जबरदस्त नेगेटिव। ज़्यादातर परफॉर्मेंस पे ही रिमार्क्स मिलते हैं कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है, या ये नहीं मिलता कि अब कोई तुम पॉजिटिव कर लो। तो वो कैरेक्टर का ही होता है कि हाँ, ज़ाहिर है जिस कैरेक्टर में आपको मार्जिन ज़्यादा मिलता है उसमें आपको ज़्यादा उसमें पजीराई मिलती है। अच्छा, घर में कहते कि देखो माँ के देखो मेरा मुंडा तो हीरो वर्गा जबरदस्त, मेरे बेटा थोड़ा जबरदस्त हीरो, देख रहे हैं क्या चलता फिरता जबरदस्त शाहरुख खान के बीच। तो ये नहीं होता कि जरा बेटा कोई हीरो का कैरेक्टर करो ना, मतलब तुम हीरो हो ऐसा नहीं। अच्छा, इस पे मुझे एक बात याद आ गई, वो जैसे यूट्यूब पे ना वो बन जाती हैं वीडियोज ऐसे, हाँ हाँ मीम्स। वो बना लेते हैं लोग। उसमें लिखा हुआ था एक जगह के शाहरुख खान ने माहिरी ड्रामे की बहुत तारीफ की, तो वो मेरे फादर ने कहीं यूट्यूब पे देख लिया, तो मैं जब उनसे मिलने गया तो कहने लगे शाहरुख खान ने तुम्हारे ड्रामे की तारीफ की। मैंने कहा नहीं बाबा, वो यूट्यूब पे वैसे ही लोग बनाए हैं। नहीं, मैंने खुद देखा है, उन्होंने दिखाया, मैंने कहा नहीं ये ऐसी ये फेक है, आप इस पे नहीं जाएंगे। That's so cute. अच्छा, ये वाकई एक तो यूट्यूब में, मैं तो कहती हूँ वो तमाम तो यूट्यूबर्स मतलब क्या अल्लाह बेड़ा तर्ज है आप लोगों का, कैसे आप लोग हरकतें करते हैं। और हमारे माँ बाप वाकई पता नहीं क्यों वो यूट्यूब में जो चीजें होती है, बेटा वहाँ पे आ रहा था तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, वो उनको कैसे पता चलिए चलेगा? मैं एक ऑफ टॉपिक बात कर सकती हूँ। ये जो साइक्लोन का तमाशा आ रहा था ना, तो मेरे अब्बा यूट्यूब पे दे लिव ऑन सी व्यू अपार्टमेंट्स, ठीक है। एक दिन रात को हम खाना वाना खा के अब बच्चा सुला दिया सारा, मैं और मेरा चिलिंग करा, अचानक फोन है, बेटा मेरी बात सुनो, साइक्लोन तो बहुत करीब आ गया है, मुझे अपनी फिक्र नहीं, अपनी माँ को ले जाओ बेटा। मैंने कहा क्या? कहते हैं बेटा सब तबाह होने वाला है, बेटा ये लीजिए। मैंने कहा कौन कह रहे? बेटा यूट्यूब पे आए। मैंने कहा पापा यार बेटा माँ को ले जाओ। मैंने कहा आप रोक लेंगे क्या साइक्लोन को सामने पता खड़े चले अंकल की दिली ख्वाहिश हो, बेटा जरा माँ को ले जाओ अपनी। सुने उन्होंने ना पूरे घर के बाहर ना वो बोरियां लगवा दी थी क्योंकि साइक्लोन आ रहा था। तो ये हम यही सुन रहे थे। सो मच मनी ऑन द बोरियां, उसके अगले दिन जब वो ट्रैश में पड़ी थी सारी, मैंने कहा क्या किया इतना पैसा जाया। अच्छा, आपको पारस घर वाले कहते हैं कि नहीं भाई अब जरा प्लीज जरा करो, आए कैसे जबरदस्त कैरेक्टर पॉजिटिव। मेरे घर में तो मेरे जो सबसे बेसिक क्रिटिक्स हैं वो घर में ही हैं। बाबा मेरे पाकिस्तान टेलीविजन में डायरेक्टर प्रोड्यूसर रहे 35 साल, तो वो बचपन से ही जब तक मैं इस फील्ड में आता तब तक वो रिटायर हो गए, तो नेपोटिज्म से बच गया मैं। हाँ। और उस तरह से, लेकिन उन्होंने हमेशा जो शुरू की जो सारी सीख थी, और मेरे आइडल भी वही हैं, और मेरी अम्मी भी एक्टर हैं, तो वो भी ड्रामा कर रही हैं, तो वो बताते हैं मुझे, मतलब इट्स इन द ब्लड भाई, अब तो खून में है, तब क्यों ना फिर बंदा परफॉर्म करे। बिल्कुल। हाँ। तो वो मुझे बताते रहते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि मैं इस काम में जाऊं, वो चाहते थे मैं इंजीनियरिंग करूं, कुछ और करूं। लेकिन मेरे अंदर एक आर्टिस्ट था जो वो रोक नहीं सके मुझे, और मैं थोड़ा सा अपनी मनवा देता हूँ। तो मुझे घर में फीडबैक मिलता है, कोई भी ड्रामा होता है तो वो मुझे बताते हैं कि यहाँ तुमने जो है ना वो चीज़ तुम यूं कर लेते, वो चीज़ तुम ऐसे कर लेते, तो बड़ा अच्छा एक माहौल होता है। हाँ, और ख्वाहिशें भी हैं दोस्तों की, कजन्स की, कि यार कुछ ऐसा किरदार करो ना। अभी मेरे एक दोस्त हैं, कजन है, अमेरिका में रहता है, कहता है यार कोई अमीर आदमी का भी तो रोल करो। आपने डायरेक्टर से कहा कि मुझे अमीर आदमी का रोल दें प्लीज। शक्ल नहीं लगती शायद क्या बोले इससे, और मैं क्या बोलूं। मतलब हम एक्टर्स हैं, हमें जो भी आप बनाएंगे हम बन जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने आपसे ना हो पाएगा सिर्फ जो है मैंने गुर्बत ही देखनी है। नहीं, मैंने पैसे के पीछे भागने हैं। एक कैरेक्टर ऐसे किए हैं जिसमें हमने अमीर लोगों के भी किरदार किए हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ में आती कि हमारे यहाँ ऐसा क्यों है कि कैटेगराइज कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक रोल कर लिया दामाद का, तो अब दामाद की टाइप कास्टिंग शुरू हो जाती है। तो पहले तो मैं मना कर देता था, लेकिन कितना मना करेंगे, हम काम ही यही करते हैं हम। अच्छा, ये वाकई टाइप कास्ट करें, तुम देखें मिकाल को देखें, एहसन खान को देखें, इनको गरीब नहीं कोई आदमी रखता, इनको अमीर ही रखेंगे। पता है क्या, जैसे मुझे हमने देखा है। लेकिन अब थोड़ा सा माहौल चेंज हो रहा है, जब से अब इस बात का एहसास लोगों को हो रहा है कि थिएटर के एक्टर्स चाहिए, परफॉर्मर्स चाहिए, और वो ये देख रहे हैं कि वो ऑड रोल्स करके हाईलाइट हो रहे हैं। तो अब बहुत सारे जो अमीर आते हैं रोल्स में, अब वो भी गरीब वाले रोल कर रहे हैं, मुंह पे कालक मल के लगा के कुछ खुद को, हमें तो नहीं लगाना ताकि वो
ताकि वो रिलेटेबल बने। और ये OTT के प्लेटफॉर्म्स ने, मतलब हमारे पाकिस्तान में अभी इतने OTT के प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं, लेकिन हम इंडिया में देखें तो उनके जो फाइन एक्टर्स हैं आप देखते हैं कि यार वो OTT के Everybody's doing अभी it. हमारे पास भी बहुत फाइन एक्टर्स हैं, साद आपके पास हैं, सामने बैठी है सना है, और भी बहुत सारे और भी बहुत सारे ऐसे अदाकार हैं जो कि अभी लोगों ने नहीं देखे हैं, हाँ। और वो आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। जैसे नजरुल हसन हमारे एक बहुत He's मंजे हुए amazing. अदाकार हैं, हसन रजा एक बहुत मंजे हुए अदाकार हैं, हमारे डायरेक्टर साकिब खान बहुत मंजे हुए अदाकार हैं, मीसम नकवी जो अभी डायरेक्टर हैं वो खुद एक बहुत मंजे हुए अदाकार हैं, और बहुत सारे ऐसे, उरूसा सिद्दीकी और बहुत सारे जो नापा से ग्रेजुएट हुए हैं। तो ऐसे फिनोमिनल एक्टर्स हैं कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जब उनका काम आएगा सामने, फराज अली एक लड़का है, जिंदो एक ड्रामा चल रहा है उसमें, तो ये लोग फिनोमिनल एक्टर्स हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता जब आ रहे हैं तो बस एक्सपेरिमेंटेशन की ना मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत कमी जो करनी चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये जो हमारे एक्टर्स होते हैं इनको शादी करते हुए ये मसला होता है, क्योंकि यूजुअली लोग ये कहते हैं, और हम लोग खुद भी जो जितने भी लोगों का मीडिया से ताल्लुक है, हम लोग खुद भी कहते हैं कि यार ये हवाई रोजी है। सो क्या ये मसला होता है इस हवाले जी से? बिल्कुल होता है, बिल्कुल। जब मेरी शादी नहीं हुई थी और घर वाले चाह रहे थे कि मेरी शादी हो जाए, तो एक दो लड़कियों के घर वालों से जब मुलाकात हुई तो लड़की के फादर ने मुझसे पूछा कि बेटा आप काम क्या करते हैं? मैंने कहा मैं एक्टर हूँ, मैं अदाकारी करता हूँ। कहता वो तो आप करते हैं लेकिन काम क्या करते हैं? तो मैंने कहा आप बताएं फिर काम होता क्या है? तो इधर आम तौर पे लोगों के जहन में यह है कि लड़के के पास अगर गवर्नमेंट की जॉब है या कोई ऐसी जॉब है, सिक्योरिटी है उसके पास के महीने के इतने पैसे आएंगे, तो ही जो है हम अपनी बेटी की शादी लेकिन करेंगे। मदिया, ये हम लोग नहीं सोचते कि चाहे किसी भी फील्ड से लड़का हो, लड़का 40 के बाद स्टेबल होता है, उससे पहले वो स्टेबल नहीं हो सकता जो वो एक्सपेक्ट करते हैं, या तो वो खानदानी पुश्तों की जायदादें चलती आ रही हैं, बट नॉट बिफोर 40। सॉरी मैं आपकी बात काटूंगा, लेकिन बात यह है कि पहले जो है ना, जब हमारे अम्मा अब्बा और हमारे खालाओं और बड़े जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी जब शादियां हुई थी, तो मैंने ये सुना कि जो पेरेंट्स थे वो ये पूछते थे लड़का शरीफ है, शरीफ मेरे साथ ये हुआ है, बस सिर्फ ये दो बातें पूछते थे, शरीफ है और मेहनती है, तो बस कर दो शादी, नसीब में उसको हो जाएगा। और यकीन मानिए वो शादियां ज्यादा कामयाब जाती हैं जो कि लड़का मेहनत करते 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 किसी जगह पे पहुंचता है और दोनों का एक साथ ग्रो करते हैं। अच्छा भाई शादी कैसे हुई आपकी, ये बताएं फिर। मेरी शादी कैसे यकीन दिलाए कि नहीं भाई यही है? वो मैंने पहले नौकरी की, फिर मैंने शादी की और फिर मैंने नौकरी छोड़ दी। ये गुड जॉब, दैट वाज स्मार्ट। आप बताएं, आपने कैसे की? मैंने तो जैसे आपको बताया कि बेगम और मैं, आप इनका तो पता ही नहीं था ना। तो उन्होंने बोला भाई तुम कुछ भी कमा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आई एम विद यू, ठीक। अच्छा तो ये बेगम का था ना, लेकिन जब दोनों के घर वालों को क्या था, वो कहते हैं यार भाई ये देखो ये अजीब ही हैं, दोनों हवाई रोजी के पीछे भाग गए। बेगम ने अपने घर वालों को एग्री किया और मैंने अपने घर वालों को एग्री किया कि हो जाएगा। ज़्यादा मेहनत नहीं। हाँ ये प्रॉब्लम ज़रूर थी कि भाई किस तरह से करोगे, कि जाहिर है एक्टर, एक स्टैब्लिश्ड एक्टर बनना है क्लोज टू इम्पॉसिबल, उस वक्त ऐसा कहा गया था। अब तो कंपटीशन भी ज्यादा है, अब तो कंपटीशन ज़्यादा है, चैनल्स बहुत मतलब अब चांसेस बहुत ज़्यादा मिल रहे थे डायरेक्टर को, मगर उस वक्त ये मुझे मसला ज़रूर हुआ था। फिर मैंने उनको यकीन दिलाया कि भाई हाँ इतना कर लेंगे कि अपना हम अब तो हम अदाकारों को टिकटॉकर हम लोग टक्कर देनी है। जी अब ये क्या इतनी मेहनत की आप लोग को होता नहीं कि यार हमने तो इतनी मेहनत की, देखो मैं कब से काम कर रहा हूँ, वो आई उन्होंने 2-5 छलांगे मारी है और उनके वो मुझसे ज्यादा मुझे भी सीखनी है वो छलांगे। सना मुझे बताओगे ये छलांगे मार ली हैं, गाने गा लिए हैं, दुपट्टा यूं लहरा लिए। मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं हिट करता, वो जिसकी रोजी लिखी जहाँ है ना वो मिलेगी, ठीक है। मैं रो लूँ पिट लूँ, मैं कितनी बुराइयां कर लूँ कि ओ माय गॉश व्हाट आर दे डूइंग, इट्स सो चीप, डजंट मैटर, देयर अ हिट, यू कैन नॉट चेंज इट। सो बस सही है, जहाँ जिसका लिखा है वो होगा। हम नहीं कर सकते, हम एक ही चीज कर सकते हैं, हम अपने आप को बार बार प्रूव करें, दैट्स इट। अच्छा मुझे बताएं कि चलो एक तो टिकटॉकर्स हम देख रहे होते हैं कि वो बिल्कुल नए नए भी आए होते हैं, और ठीक है वो भी उनमें से बहुत अच्छे लोग भी हैं जो अच्छा कंटेंट क्रिएट करें कम टाइम में। हाँ लेकिन जो अभी नए नए आए अपने आप को पुराने एक्टर से कंपेयर कर रहे होते हैं, तो आपको लगता है इज इट जस्टिफाइड कि यार जस्ट बिकॉज़ एक्चुअली जैसे साथ भी हैं, मैं भी, हम लोग सिर्फ अदाकारी नहीं करते, हम पढ़ाते भी हैं और हम ट्रेन भी करते हैं यंग टैलेंट को, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो अक्सर ऐसा भी होता है कि टिकटॉकर्स भी आते हैं हमारे पास पढ़ने के लिए। तो जब उनमें से कुछ ऐसे टिकटॉकर्स हैं जिनको ये एहसास हो जाता है कि
डायलॉग डिलीवरी भी कोई चीज़ होती है, एक्सप्रेशन भी कोई चीज़ होती है, सिर्फ दूसरे की आवाज़ पे अपना मुंह हिलाना और शक्लें बनाना ही सब कुछ नहीं होता। तो ऐसा भी हुआ कि हमारी क्लास में एक लड़की आई मेरी क्लास में जिसके कई मिलियन फॉलोअर्स थे, और मैंने कहा बेटा आप क्यों आए हो, आपको क्या जरूरत है, You're there, baby. आप तो टिकटॉक से ऑलरेडी इतना कमा रहे हो, आपके पास पैसे आ रहे हैं, तो आपको ज़रूरत क्या है। तो उन्होंने कहा नहीं सर, मुझे प्रॉपर सीखना है कि नैरेटिव को कैसे आप बोलेंगे, कैसे आप चीज़ें करेंगे, स्ट्रेसेस, पॉजेस, चीज़ें, तो मैं वो सीखने आई हूँ। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको भी इन्फ्लुएंसिंग, आप इस पे काम करो टिकटॉक पे, और बाकियों को भी समझाओ कि भाई ट्रेनिंग लेना अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वैसे मेरे दिल को इतना इत्मीनान होना कि हाय इन लोगों की हवाई रोजी नहीं पढ़ाते भी, लेकिन पता है अब बैक ऑफ द माइंड ऐसी बात है कि हवाई रोजी का नहीं, इंशाल्लाह शुक्र है सिक्योर हो गया, पढ़ा तो रहे हैं ना। अपार्ट फ्रॉम जस्ट टिकटॉकर्स, आजकल जैसे आप सेट पे जाते हैं, आई एम नॉट पिन पॉइंटिंग एनीबडी, लेकिन हाफ द टाइम मोस्ट ऑफ द एक्टर्स आर डूइंग टिकटॉक्स, या वो कोई प्रमोशनल वीडियो ऑन सेट बन रही होती क्योंकि है। जब तक So there's no आपके फॉलोअर्स difference. नहीं होंगे ज्यादा, आपको अच्छा किरदार नहीं हाँ मिलेगा, ना। आप आओगे तो नहीं। फिर अब वो टिकटॉकर तो आपकी इंडस्ट्री में आ चुका है, ठीक है, दैट टिकटॉक थिंग, द इंस्टा थिंग इज इन योर इंडस्ट्री, यू हैव टू डू इट, यू अच्छा, हैव आपको टू कहा गेट जाता है कि आप टिकटॉक पे नहीं, टिकटॉक पे जाएं और अपनी वो पे फॉलोइंग बढ़ाएं, ताकि फिर हमें पता हो क्या मैसेज तक और सबसे फनी होते हैं मेकअप आर्टिस्ट, आओ ना बनाने, चुप करो वहाँ बैठे जाके, हाँ ना बनाए। मुझे ये बताएं, ये जो आजकल हम देख रहे हैं कि पहले तो होता था कि जी जो ड्रामा क्रिटिक्स होते थे वो अब डॉन में कोई ऐसा आर्टिकल छप जाता था, बट अब आपके पास इतने प्लेटफॉर्म्स हैं कि लोग आपके काम को जो है वो बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, आपको अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं। सो उस पर मैं आप लोगों का कमेंट लेना चाहूँगी। हाँ, अक्सर ट्रोलिंग होना शुरू हो जाती है, या कोई हमने जैसे कि ख़ास तौर पे हमारे जैसे एक्टर जो नेगेटिव रोल्स कर रहे हैं, तो लोग आसरा नहीं करते और इतना सीरियसली ले लेते हैं कि लिटरली अभी रिसेंटली मुझे वॉइस नोट पे मुगल्लिज़ात बके हैं शख्स ने, वो इतना सीरियसली हो गया कि यार इस किस्म के रोल करते हो, जाके इससे अच्छा है मर जाओ। Oh my gosh. मैंने कहा यार ये, फिर मैंने फ़ौरन जो है साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में मैंने उसकी कंप्लेन की, क्योंकि उसने बहुत बहुत बुरी बातें बोल दी थी। लेकिन मैं अंदर से हंस भी रहा था कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो लोगों को एंटरटेन करने के लिए कर रहे हैं, और हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हम बेज़रर से लोग हैं, और बस सिर्फ खालिसतन मकसद ये है कि लोगों को खुश करें, उनको एंटरटेन करें। तो लोग पता नहीं क्या अचानक से उनके दिमाग में आ जाता है, और बहुत आसान हो गया है कि आप अपने घर पे बैठे फ़ोन से जो है किसी के लिए कुछ भी लिख दें, तो और उस पर कोई कानून भी नहीं है कि उनको कोई रोकथाम की जा सके। और क्योंकि एक एक्टर या आर्टिस्ट सेंसिटिव होता है, आपने अगर उसको कोई जुमला उठा के लिख दिया और उसने पढ़ दिया तो उसके दिल पे लगता है उसकी जाके रात की ये आई थिंक कहा था साद ने, जरा मुझे साद की हल्की सी आवाज आई थी, आई थिंक यही वाली बात है कि जैसे कि कह रहे हैं कि अब चूंकि टूल इस तरह का हाथ में आ गया है कि आप चूंकि सामने आ नहीं रहे, आप आईडी भी किसी और नाम से बना सकते हैं, तो आपने कुछ भी लिख दिया जी, तो इस वजह से लोग कुछ भी लिख देते हैं। हाँ, फेसलेस लोग होते हैं। अच्छा, जरा मैं इनसे जानना चाहूंगी, जो हमारे थिएटर के एक्टर्स होते हैं इनकी आवाज़ बड़ी दमदार होती है, हम तो यहाँ से बोलते थे, ये पेट से बोलते हैं, वही तो सांस का गेम है ना सारा। सांस की, तो ये कैसे, ये मुझे बताएं, इतनी दमदार आवाज़ में जानना चाहूँगी। लेकिन मुझे बताएं, ये आपको देख के ना मैं मतलब सुकून में, मतलब साथ की पर्सनैलिटी के साथ, हाँ कोई बात नहीं है, बिल्कुल जो मेरा बीच वाला पानी, कोई बात नहीं, ब्रेक आ गई, वो ड्रॉप हो रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं नहीं ड्रॉप होने दूंगी यार, मुझे तो ब्रेक लेनी है। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे, कई बज जाइएगा। जी, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, ब्रेक में हमारी इतनी मजे की बातें चल रही होती है कि मुझे तो हाय हाय, अगर ये ऑन एयर चलेगी ना तो रेटिंग मीटर फट जाने हैं। मैं तो कहता हूँ असल शो वही होना चाहिए, असल शो वो होना चाहिए। अच्छा, मेरा खुद वक्त से बहुत दिल करता है, लेकिन वो होता है कि ऑफ कोर्स काम भी करना है सबने, तो ऐसी चीज किस ना ही पूछी जाए कि अगले के लिए काम करते हुए कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि छोटी सी हमारी इंडस्ट्री है और दुश्मनियां फिर आपको पता है लोग कितनी बड़ी पाल और लेते हैं। नजर सब रखते हैं, बोलते हैं, हम देखते नहीं है, देखते सब है। हाँ, देखते एग्जैक्टली सब है। दे वॉच एवरीथिंग। और फिर एक चीज होती है, छोटी सी जरा चीज हो जाए तो आप अगले को बैन कर देते हैं। आपको एक ड्रामा समझ में नहीं आ रहा, उसका टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, आप उसको बैन कर देते हैं। आपको कोई एक्टर है, उसकी कोई ऐसी बात निकल कर आ गई, आपने उसको भी बैन कर देते हैं। आप किसी को टाइम नहीं देते। सो मुझे, क्योंकि बात तो वैसे मैंने कुछ और करनी थी, लेकिन क्योंकि बैन वाली एकदम से बात आ गई, सो आपको लगता है जो हम चीज़ें
उठा के बैन कर देते हैं ड्रामा, मतलब हम ये नहीं देखते कि उसके पीछे कितनी मेहनत है। पिछले दिनों जैसे हमारे एक बड़ा एक्टर था, उसकी कोई घर की चीज़ निकल के बाहर आई और उसके बाद पूरा ड्रामा जो है वो लोगों ने उसके बारे में बात करना शुरू कर दी। फिर देन डायरेक्टर को बाहर आना पड़ा, उसने कहा कि प्लीज़ मेरे क्रू के इतने लोग हैं, हमने 100 लोगों ने काम किया, पता नहीं कितने दिन काम किया, अगर आप इसको बैन करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। बिल्कुल, मैं तो इसका शिकार भी रहा। हमने फिल्म की जावेद इकबाल, जो बाद में कुकड़ी के नाम से हुई, वो बैन हो गई। हमने इतनी मेहनत की, काम किया और बैन हो गई। पूरी दुनिया में वो कौमें तरक्की करती हैं जो अपने बुराइयों को भी एक्सेप्ट करती हैं और उस पे काम करती हैं। थॉट प्रोसेस पे ताला नहीं लगाते, काम करते हैं, चीज़ें होती हैं। अब हमारे यहाँ पता नहीं क्यों ये एक रुझान है कि किसी बात पे हम बात नहीं कर सकते, हम अपनी ज़बान काट लें, हम आंखें फोड़ लें, अपनी कान बंद कर लें। हम ये तो नहीं हो सकता। हम इंसान हैं, जीते जागते और हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं कोई भी एक इशू उठा के और उसको बैन कर दिया जाएगा और उस पर कोई सवाल भी नहीं आप उठा सकते और आप कुछ नहीं कर सकते। जावेद इकबाल एकदम से बैन हो गई। मैं बहुत पहले उस वक्त मैं पॉजिटिव था कि वो फिल्म आ रही है, सब दोस्तों को बता दिया, भाई पहुंचे, भाई वो प्रीमियर पे पता चला, प्रीमियर के दूसरे दिन बैन हो गई। मैंने कहा यार इतनी मेहनत की हम लोगों ने, सारे क्रू ने, कास्ट ने, जान मार के हमने इतना काम किया और ये काम कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। उसमें बहुत सारे मसले हैं और आप किस किस मसले को हल करने जाएंगे आपको समझ नहीं आएगा। अब जैसे किसी भी जगह पे एक इंडस्ट्री है, उसमें एक ही सेंसर बोर्ड होता है, हमारे यहाँ एक नहीं है। कराची का अलग है, लाहौर का अलग है, इस्लामाबाद का अलग है। कराची से बच गए तो लाहौर में फंस जाएंगे, लाहौर से बच गए तो इस्लामाबाद में फंस जाएंगे। किस बात पे आप जस्टिफाई करेंगे, किस बात पे आप जवाब देंगे? इस पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। फॉर जावेद इकबाल इट वाज अ फिल्म दैट शुडंट हैव बीन बैंड। ठीक है, फिल्म पे आपका पूरा इख्तियार है कि किसने देखनी है, किसने नहीं देखनी, आप टिकट खरीद के देखने जा रहे हैं ना, PG-16 है। लेकिन फॉर टेलीविजन हमारे घर का अभी भी वो मीडियम है जो लाउंज में रखा होता है। आपके बच्चे भी देख रहे होते हैं, बड़े भी, बुजुर्ग भी। तो उसमें ऐसा कोई कंटेंट नहीं जाना चाहिए जो आप एज अ फैमिली ना देख सकें। फिल्म पे आपके ऊपर पूरी छूट है, आपने जिस बात पे फिल्म बनानी है आप बनाएं, अवेयरनेस के लिए भी बनाएं, बट नॉट ऑन टेलीविजन। दैट्स व्हाट आई थिंक। एंड थ्रू आउट द करियर मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स मना किए जो दिल चाहता था कि यार कर लूँ, यू नो, बट आई डिड नॉट। और वो रीज़न क्या थी? ना वो रीज़न ये था कि मैं वो चीज़ कभी नहीं करूँगी जो मैं अपने बाप के साथ ना बैठ के देख सकूँ या अपने बच्चे के साथ ना बैठ के देख सकूँ, यू नो, एनी ऑफ दोज कैरेक्टर्स। उसके लिए फिल्में हैं। हमारे यहाँ द डेफिनेशन ऑफ रेडियो, थिएटर, टीवी, फिल्म, दैट इज़ नॉट ओनली डिफाइंड। दैट्स द प्रॉब्लम, यू नो। रेडियो एक अलग मीडियम है, थिएटर एक बिल्कुल डिफरेंट मीडियम है, उसकी एक्टिंग बिल्कुल डिफरेंट है। मैं जितना यहाँ बोल रही हूँ, आप मुझे रेडियो पे बिठा दें, मैं एक लफ्ज़ नहीं बोल सकती, मैं स्टोरी टेलिंग नहीं कर सकती। हर बंदे का अपना एक फोटे होता है, ठीक है? उसी तरह ये सारे मीडियम अलग हैं। अगर आप फिल्म को टीवी पे आके एक सीरियल बना के दिखाएंगे, आई थिंक दैट्स अनफेयर टू द टॉपिक, प्लस अनफेयर टू द ऑडियंस जो एक एज अ फैमिली एक 8 बजे का शो देखना चाहती है, एक ड्रामा देखना चाहती है। तो इट शुड हैव, या तो आप पेरेंटल गाइडेंस रखें, जो हम नहीं देते। जी, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। साथ आपका क्या है इस पे स्टांस, जो बैन कल्चर है कि ड्रामा बैन कर दें, उस एक्टर को बैन कर दें? मेरे हिसाब से तो फिल्म, जैसे फिल्म आपने बनाई है वो आपको बैन नहीं करनी चाहिए, वो आप ऑडियंस को दिखाएं और वो इतना इंटेलिजेंट ऑडियंस को समझें कि वो उस आइडिया को या तो रिजेक्ट करें या एक्सेप्ट करें। हाँ, बिल्कुल। अगर फिल्म अच्छी नहीं होगी तो ऑडियंस नहीं देखेगी, फिल्म उतर जाएगी, रादर देन कि उसको मुकम्मल तौर पर ही बैन कर दें। और फिर मैं सना की बात से एक्सेप्ट करता हूँ। टेलीविज़न में जो है वो मेरा भी ऐसा ही है कि मैं टेलीविज़न में कोई ऐसी चीज़ ना करूँ जो मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के ना देख अनकंफर्टेबल हो जाए। वो रीच बहुत बड़ी है ना, वो हर घर में एक टीवी लगा हुआ है। और ऑब्वियसली हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ पे तहजीब है, तमद्दुन है और हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए चीज़ों का। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम कोई ऐसा काम ना करें जिस पे एतराज़ हो लोगों को और फैमिली सिस्टम कहीं पे डैमेज हो। क्योंकि जाहिर है हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ माँ, बहन, बेटियाँ, बच्चे, हमारे सब हम फैमिली के साथ रहते हैं। तो ये हमारी खुद भी एक जिम्मेदारी है कि हम ऐसा कंटेंट चूज करें जो कि थॉट प्रोवोकिंग हो, उसमें कोई सबक हो, उसमें कोई अच्छाई हो, उसमें बेहतरी हो
और क्योंकि हम सिविलाइज सोसाइटी से हैं तो हाँ, तो ऐसे देखें इतने हम कॉमेडी वे में भी बहुत सारी अच्छी चीज़ों में आप देखें कि मैं बार बार समहाउ मजबूर हो जाती हूँ हम साया मुल्क की जो है वो एग्जांपल्स देने पे, क्योंकि देखिए वो बड़े बड़े स्टार्स को लेके फिल्म बना देते कॉन्स्टिपेशन पे। जी वो फिल्म बना देते कि जी अच्छा जी जैसे माँ बाप की जो है वो बिल्कुल एक अच्छी एज में जाके फिर वो माँ बाप जो है उनके अगर एक और बेबी हो जाए वो उस पर भी बधाई हो जैसी, तो वो खेलते हैं, वो इतने बड़े बड़े मैसेजेस देने की कोशिश करते हैं बड़े एंटरटेनिंग वे में। सो हमें भी अगर हम वो कंटेंट देख लेते हैं तो हमें इतना भी हजम करना चाहिए ना कि भी हमारे यहाँ भी वो कंटेंट बन सकता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई ऐसे नेगेटिव कैरेक्टर पढ़ रहे हो या कर रहे हो तो आप कहते हैं यार हाँ मेरे आसपास भी एक ऐसा है, यार ये तो मैंने देखा हुआ है, जी जी बिल्कुल, तो गुजरा हूँ इससे। जी जी बिल्कुल ऐसा बहुत है, होता है। बहुत होता है ये तो। और हर किस्म के लोग हैं दुनिया में, हर किस्म के किरदार हैं और वो फैमिलीज में हमें मिल इतने जाते हैं। रंगीन कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत मिलते हैं। बहुत मिलते हैं। इंस्पिरेशन आप वैसे इंस्पिरेशन तो लेते ही हैं इर्द गिर्द के लोगों से, तो आप कि ये उसके करीब तर है तो मैं इसको, जाहिर है वो आप पकड़ नहीं सकते स्क्रीन पे कि आप किससे वो इंस्पिरेशन लेकिन जिनको कर रहे होते हैं ना वो पकड़ लेते हैं। मैं एक आध बार मेरा पकड़ी गई एक हूँ। अच्छा, उसमें पकड़ी ये थी? रहा हाँ। कि आंगन एक मैंने ड्रामा किया था जिसमें मैं मौलाना टाइप बना था और वो उस किस्म का आदमी था कि जो नए नए नहीं एकदम से बादीन हो जाते हैं और फौरन से दाढ़ी रख लेंगे, पांचे ऊपर कर लेंगे और दिखावे पे ज्यादा जाएंगे और अमल में कुछ नहीं। अमल सिफर बटा सिफर। तो वो फायजा इफ्तिखार का स्क्रिप्ट था, बहुत बेहतरीन। कबीर खान साहब मरूम भी उसमें थे, हमारे अब्बा बने थे वो, और नूरुल हसन और इरसा गजल, बड़ी कास्ट थी वो। तो उसमें वो जो कैरेक्टर था वो जब मैंने किया तो उसमें मैंने अपनी दाढ़ी भी थोड़ी सी बड़ी की और वो हुलिया बनाया। तो उस दौरान मुझे बहुत लोग मिले जो ये कहते थे हमारे चाचा ऐसे हैं, हमारे मामा ऐसे हैं, हमारे बड़े भाई ऐसे हैं। और मैंने रियलाइज किया कि वाकई में ये जो मैं किरदार कर रहा हूँ। अच्छा, खुद आपको रियलाइज नहीं हुआ कि अच्छा मैं जो किरदार कर रहा हूँ वो किसी से मिलता जुलता है? क्योंकि एक बार जवेरिया हमारे पास आई थी और बेबी बाजी में जो किरदार अदा किया था तो बता रही थी कि मैंने तो ये किरदार मेरी दोस्त की भाभी थी उनसे इंस्पायर्ड होके किया क्योंकि वो ऐसी थी। हाँ, तो लेकिन बताया। मैंने जब वो किरदार किया था तो मैं किसी से इंस्पायर नहीं हुआ थे, था। हाँ। बस मैंने सोचा कि यार एक ऐसा आदमी इस तरह का हो सकता है। हाँ, लेकिन लोगों ने रिलेट कर लिया। और लोगों ने फौरन रिलेट अच्छा कर लिया। पारस, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कभी कोई जैसे कोई आपका ड्रामा चल रहा है और फिर घर में घर वाले करे देखा ये तो तुम घर में भी अक्सर ऐसे करते हो? हाँ, जैसे बेगमात अक्सर कहती देखा जैसे तुम वो करके आए थे ऐसे ही हो। तुम तो मेरे साथ भी वही करते हो। ट्रेजेडी है, हमें कहा जाता है ये ड्रामा नहीं चल रहा, एक्टिंग नहीं हो रही अभी। This is so true. हम कहाँ जाएं? This is so true. हम बहुत अल्लाह। तंग, इस बात से मैं बहुत दुखी हूँ और मैं समझ नहीं पाता ये हूँ। घर वाले कह देते किसी बात पे? हाँ, मतलब कह सकते हैं हम, हमारे को कोई भी कुछ भी कह सकता नहीं नहीं, ये है। ताना हाँ, तो लेकिन आता लेकिन है। लेकिन मैं अब ना जरा घर वालों की बात करना चाह रही हूँ कि घर वाले अक्सर ऐसा ना कि आप बेगमात जो है वो फौरन कह देती हैं ये जो तुम वो करके घर में भी तुम नहीं हो। एक्टर है ना आप, बेगमात acting क्या करें, शौहर भी करें, बोल करें। देते हैं at times। डायलॉग बोल रहे हैं, मतलब इस तरह की बातें होती हैं, हो जाती हैं। आपके साथ कभी ऐसा हो ये देखो ये तो तुम घर में भी तुम ऐसे ही हो, तुम कोई खास मुस्कुराहट बता रही हो ऐसे? मुझे ये मिलता है कि आप तो बिल्कुल घर वालों से कि आप तो बिल्कुल ऐसे हैं नहीं। बेगम तो खुद उसने थिएटर पढ़ा तो वो बोल देती है कि ज़्यादा यहाँ ज़रा ज़्यादा एक्टिंग हो। मोटिवेशन समझ में आ गई है मुझे। तो घर वालों का ये रहता है कि भाई तुम एक तो और जुमला बिल्कुल आता है। ऐसे नहीं हो, इतना नेगेटिव कैसे करते हो। तो हमारे यहाँ ना एक चीज़ होती है थिएटर में, व्हाट इफ, जिसको कि मैजिकल इफ भी कहते हैं। तो जितने भी थिएटर के उनको ये बिल्कुल एक सेकंड नेचर हो जाती है उनकी कि अगर मैं ये कैरेक्टर होता, अगर मैं ये कैरेक्टर होता तो मैं इस सिचुएशन में कैसे क्या बिहेव करता? करता। तो हम लोग वो चीज़ अप्लाई असल जिंदगी में अप्लाई कर देते हैं। मेरे साथ नेगेटिव उसमें नहीं होता। मैं आई एम नॉट एट ऑल रोमांटिक। तो अगर मैं अल्लाह ना करे कभी कोई जुमला बोल तो मैं कहते स्टॉप एक्टिंग यार, स्टॉप इट, डोंट से दैट। तो आप वैसे ही एक नॉन रोमांटिक इंसान में, हाँ। और थोड़ा सा भी बोलूँ तो वो एक्टिंग लगने लगती है। तो ये हाँ जैसे वाकई ये एक्टर्स जो बेचारे घरों में भी इनको फिर कहते थे तुम, घर वाले भी जज करने लग जाते हैं अक्सर ज्यादा ऐसा भी एक्टिंग ना होता है, करो। हाँ। आपने कोई बात बोल दी तो एक्टर है ना। ये तो अम्मी कहती हैं, ये अम्मी करती हैं, ये अम्मी करती हैं। अच्छा, ये वैसे हो गई शुरू। ये वैसे होता है कि मैं भी अगर देखूँ ना कि एक घर में कोई ऐसी बहस हो तो मैं अपनी मियाँ से कहती हूँ कोई बहस ही नहीं करनी, मतलब मैं सियासतदान से बंदा क्या बहस करे ना। तो कहना तुम भी एंकर हो ना। क्या आपके यहाँ आर्ग्यूमेंट अच्छी होती होगी, सॉलिड ठोस बातें होती होंगी। हाँ, तो घर आप में- भी नहीं, आप रुक जाती हो?
मैं तो चुप कर जाती हूँ, मैं थकी हुई होती हूँ, That's so boring. बल्कि मैं कहती हूँ, मैंने कहा बात सुनो, अगर मैं बोली ना तो मुझे तो पैसे ही बोलने के मिलते हैं। नहीं, वो तो लॉ भी लाते होंगे, रूल्स भी लाते होंगे, रेगुलेशंस भी लाते जी होंगे। जी, पूरी है ना? फिर उसमें Oh my उर्दू भी God. होती है, वही। उर्दू भी इसमें मतलब शायरी। आपकी ना जी आपकी किसी भी आर्गुमेंट में आपकी उर्दू भी बड़ी अच्छी होनी चाहिए ना। और मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं कि हम लोग अदाकार हैं तो हमसे अदाकारी छुप नहीं सकती। अगर कोई आगे बंदा फेक कर रहा है ना, अदाकारी कर रहा है ना, तो हमें फौरन पता चल जाता है कि अगला बंदा असल में है अदाकारी कर रहा है। कभी किसी को कहा ऐसे कि ब्रो ठीक है, इजी हो जी जाए? जी, बहुत बार ऐसा हुआ है। और हम तो जाहिर है जब हम आप पढ़ाते भी तो स्टूडेंट्स जो है ना बहुत बहाने बनाते हैं कि सर वो ये हो गया, ये हो गया, असल में सर ये हो गया। तो वो हम शक्ल देख के बता देते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग जो है ना, एक्टिंग बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आपने कभी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम के बारे में पढ़ा हो या सुना हो, तो वो है ही ये सारी साइकोलॉजिकल थिंग है जी। कि जो आप देखें तो चेहरे पे जो आंखें हैं वो आईनादार हैं आपके जहन के। भारत साहब के तो स्टूडेंट्स को बड़ा मुश्किल होता होगा कि जब वो कोई उन्होंने बहाना बनाना होगा तो पकड़े जाएंगे। हाँ, तो वो उनको बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उनको पता है कि सर पकड़ लेंगे हमें, तो वो सच बोलते हैं। अब कोई बेहतर बहाना लेकर आओ, ये हाँ, कोई बेहतर बहाना। अच्छा मुझे ये बताएं, कौन सा ऐसा एक्टर है कि जिसको आप चाहते हैं कि आपके साथ अगर सेट पे मौजूद है तो आपको लगता है वो आपको, और क्योंकि देखें ऑरा और एनर्जीज बहुत मैटर करती हैं, जिसके साथ एक्चुअली आप एंजॉय करते हो और आप कहते हैं यार इसकी वजह से ना मैं ज़रा और खुल के और खिल के मेरी चीज़ बाहर आ रही है। बहुत हैं ऐसे, नुमान एजाज साहब, सानिया सईद, साद हमारे, और बहुत सारे अदाकार हैं, इरसा गजल हैं, नूरुल हसन हैं। इरसा गजल क्या एक्ट्रेस है, कमाल, ओह माय गॉड। वो और उज़मा हसन जिसके साथ मैंने संगे मरमर भी किया, आंगन भी किया, और फिर पहली सी मोहब्बत भी किया। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और कुछ ऐसे अदाकार हैं जो इंसान इतने अच्छे हैं कि उनका होना बहुत ही आपको तकवीयत दे रहा होता है। क्योंकि आपने आपने ना 12-12 घंटे की शिफ्ट करनी होती है, तो अच्छे लोगों को होना बहुत जरूरी। आपको सबसे ज़्यादा किसके साथ काम करके मजा आया? मुझे तो सबके साथ ही काम करके मज़ा आता है। ये मसालेहत पसंद नहीं है? जैसे उन्होंने Some कहा, twist साथ। जैसे इन्होंने कहा नौमान एजाज और जितने भी हमारे बड़े नाम हैं उनके साथ एक आपको एक अच्छी मज़ा आता है, एक चैलेंज भी रहता है। वक्त बड़ा मुख्तसर है, 20 सेकंड रह गए, आप भी बता दें। सबा हमीद, आई लव हर। सबा आपा हो गई, और कौन हो गया? और जाहिद अहमद, आई थिंक इज अ ब्रिलियंट एक्टर। और अगेन थिएटर, सजल, सच अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस। यमुना, बस सारे वैसे अच्छे अदाकारों के नाम ले लिए, मतलब तो एक तो जरा से बताते कि मैंने कोई लड़का नहीं बोला ना, एक ही बोला लड़का। हाँ, सिर्फ आपने एक ही बोला, वो क्योंकि आपकी थिएटर के थे इसलिए शायद। ओहो, चले कुछ नहीं हो सकता, अब क्या करें, वक्त मेरे पास कम है। थैंक यू सो मच पारस साहब का, थैंक यू सो मच आपका साथ, थैंक यू सो मच सर आपका। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।